के जेर एहतमाम चलाया जाने वाला प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग, यूनिसेफ और प्रथम बुक्स के जेर एहतमाम मुनअक़िदा स्टेट लेवल उर्दू सिंपोजियम में शह नशीन पर तशरीफ फरमा चेयरमैन मोहतरमा शहजाद राठी साहिबा, आली जनाब डॉक्टर राजेंद्र कामली साहब, आली जनाब निशांत धागे साहब, मोहतरमा मानसी आचार्य साहिबा, मोहतरमा आमना सिंह साहिबा, आली जनाब पांडुरंग चौहान साहब, आली जनाब माधव मंडल साहब, आली जनाब नारायण प्रभु साहब, मोहतरमा सोनाली बाराते साहिबा, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए उर्दू के एम्बेसडर्स, यहाँ मौजूद जजेस, मोहतरमा प्रिंसिपल मैडम शहनाज बानो मैडम, शाहीन मैडम, हाजा मैडम और स्टेज पर बैठे वो तमाम हजरात जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, माजरत चाहता हूँ। आप तमाम का यहाँ मैं खैर वफा करता हूँ। और 36 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए 108 जो माहिरीन उर्दू जिसे हम कह सकते हैं, आप तमाम असातिज़ा हज़रात का की खिदमत में मैं यहाँ आदाब पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुहज़्ज़िनीन का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ ऐसे लोगों के दरमियान ऐसे लोगों से बात करने का यहाँ मुझे मौका दिया जो गुज़िश्ता 3 साल से मुसलसल उर्दू जबान को बढ़ावा देने के लिए, उर्दू लिटरेचर को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, उर्दू लिटरेचर में जो प्रोज है, पोएट्री है, वो तमाम चीजों तक बच्चों की रसाई या इन तमाम चीजों में बच्चों की दिलचस्पी पैदा करने में जो लोग काम कर रहे हैं, आप तमाम लोग वाकई काबिल मुबारकबाद है। जैसे अभी यहाँ मोहतरमा ने जिक्र किया कि जिस अंदाज में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव है पिछले 3 साल से, या आपकी ये जो सक्सेस स्टोरीज बता रही है कि आपने किस अंदाज में अपने रूटीन वर्क के साथ साथ, क्योंकि टीचर का जो रूटीन वर्क होता है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में अगर कोई काम करता है तो वो टीचर काम करता है। आप अगर अपनी तमाम मसरूफियतों के बावजूद अगर उर्दू को, अपनी जबान को, अपनी मादरी जबान को प्रमोट करने के लिए आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं तो वाकई आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। जिस तरह से यहाँ पे पांडुरंग सर ने भी कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स पर आप लोगों ने काम किया, या फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट के सिंपोजियम के प्रेजेंटेशन में हम तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं, आज का खाली कल का कलमकार, या इससे पहले जो आपने आओ पढ़े 20 मिनट, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने पता किया कि जिस यकसुई से आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और आओ किताबों से दोस्ती करें, यानी कि न सिर्फ तलबा बल्कि पूरा अमला स्कूल में मौजूद, प्रिंसिपल से लेकर तो प्यून तक, और तमाम बच्चों ने जो रीडिंग की तरफ दिलचस्पी यूनिसेफ के इस प्रोजेक्ट ने या विद्या प्राधिकरण के इस प्रोजेक्ट की वजह से जो एक दिलचस्पी पैदा हुई बच्चों में किताबों को लेकर, पढ़ने को लेकर, तो आप तमाम लोग स्टेज पर तशरीफ फरमा है, वो तमाम लोग और जो यहाँ बैठे हैं, आप तमाम माहिरीन उर्दू, आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है। देखिए, हुकूमत के मुख्तलिफ सर्वेस की रिपोर्ट्स हमने देखी, हमने ये देखा कि आज हमारा बच्चा तालीम से दूर है, आज रीडिंग से दूर है, राइटिंग से दूर है, कोई स्पेसिफिक एज में आने के बावजूद भी अगर वो लिख नहीं पा रहा है, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसे हम किस तरह से लिखने की तरफ, पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम उसे वापस किताबों की तरफ ला सकते हैं। चाहे रिपोर्ट्स में फिगर्स आते हैं सामने की
इतने फीसद बच्चे पढ़ नहीं पाते, इतने फीसद बच्चे लिख नहीं पाते, इतने फीसद बच्चे स्कूल के ड्रॉप आउट्स है। मैं उन तमाम आदाद में, उन तमाम फिगर्स में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो बच्चे स्कूल तक आते हैं उन बच्चों में भी इस तरह की दिलचस्पी कायम रखना, उन बच्चों में ये जुस्तजू पैदा करना, ये उनको किताबों की तरफ अट्रैक्ट करना। क्योंकि आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में हम जी रहे हैं, हर चीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रही है, हर चीज हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों का वक्त रील्स देखने में जा रहा है, सोशल मीडिया पर जा रहा है। मैं आखिर में इस चीज पर आने वाला हूं सोशल मीडिया की, लेकिन फिर भी इस दौर में अगर आप लोगों ने आज का खारी पैदा किया और कल का खलमकार आप बनाने जा रहे हैं, तो ये वाकई काबिल मुबारकबाद है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत स्कीम्स लॉन्च की जा रही है, कई जो है तो ऐसे अट्रैक्शंस बच्चों को दिए जा रहे हैं कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। मिड डे मील की स्कीम हो, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की स्कीम हो, हर तरह से हुकूमत तैयार है कि बच्चों को तालीम से जोड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की हम लोगों को जरूरत है। आज यहां 36 डिस्ट्रिक्ट से 108 110 टीचर्स यहां मौजूद है। आप वो टीचर्स हैं जो किसी रिसर्च में हम सैंपल कहते हैं, यानी कि आपको पूरे महाराष्ट्र से चुना गया है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर सैंपल इतना अच्छा है तो जाहिर सी बात है हमारे तमाम असातिज़ा जो काम कर रहे हैं उर्दू स्कूलों में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अच्छा 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 बोल के नहीं चलने वाला, हमको हमारी कमजोरियां देखना है, हमको ये भी देखना है कि हमारी गलतियां कहां पर हो रही है। हुकूमत की जानिब से इतनी स्कीम्स मिलने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि स्कूल्स में अटेंडेंस कम है, स्कूल्स में बच्चे कम है, कहीं स्कूल है तो वहां पे उर्दू का टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो वहां पे बच्चे नहीं है। ये फैक्ट भी हमें इन फैक्ट्स पर भी बात करना जरूरी है। आजादी से लेकर आज तक तालीम को प्रमोट करने के लिए जितनी स्कीम्स बनी, चाहे वो जितने कमीशंस बने, चाहे वो मोदिया कमीशन हो, चाहे वो कोठारी कमीशन हो, चाहे वो राधा कृष्ण कमीशन हो, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हो, या एनईपी हो या एनपीई हो, चाहे वो 1968 की हो, चाहे वो 1986 की हो, हर कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा है कि बच्चे को मादरी जबान में प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आज के दौर में हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में। इट्स अ फैक्ट एंड वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। कहीं ना कहीं हमको इस चीज पर भी अमल करना है कि हमारे बच्चे किस तरह से मादरी जबान में तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे गांव के, हमारे देहात के, हमारे शहरों के बच्चे किस तरह से हम उन्हें मदर टंग के साथ जोड़ सके। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कह रही है कि आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो द चाइल्ड शुड लर्न इन हिज मदर टंग। वो तमाम चीजें उसके जहन में बहुत अच्छे से बैठती है जो चीजें वो मादरी जबान में सीखता है। मैंने यहाँ कुछ स्कूल के एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की कि कहीं स्कूल है तो कहीं टीचर नहीं है। मैं एक यहाँ औरंगाबाद की टीम है, सीनियर्स की एक टीम है जिसमें हमारे जो टीचर्स है लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर शेख असीमुद्दीन सर, उसमें मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महमूद सदीकी साहब उस टीम के हिस्सा है, इखरा स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल इलियास अहमद साहब है उस टीम में, नांदेड़ के मदीनतुल उलूम स्कूल के प्रिंसिपल मसूद अख्तर साहब है उस टीम में, रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर सरदार शाकिर साहब उस टीम का हिस्सा है। ये
टीम का काम ये होता है कि तालीमी इदारों के मियार को जांचने के लिए, जैसा NAAC की कमेटी आती है, उसी तरह ये स्कूल्स के एजुकेशन लेवल को टेस्ट करने की ये टीम है। ये गांव में, देहात में, हर जगह, खासतौर से उर्दू स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेक करने के लिए और उस क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए वो मैनेजमेंट को, वहां के टीचर्स को कुछ टिप्स देते हैं। क्योंकि जितने नाम मैंने यहाँ लिए वो बहुत एक तवील तजुर्बा उन लोगों को, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उन लोगों को है। तो एक उन लोगों के साथ उठने बैठने का, उन लोगों की खिदमत करने का, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। तो जो चीजें मैंने उनसे सुनी थी तो मैं आप लोगों को यहाँ बोलना चाहूंगा कि एक इंस्पेक्शन के दौरान वो किसी स्कूल में गए और उन्होंने ये कहा कि आपके पास उर्दू का टीचर कौन है। तो बहुत मासूमियत के साथ, सादे अंदाज में उन्होंने ये बताया कि जो हमारे साइंस के और मैथ्स के टीचर है वो जो उर्दू पढ़ा लेते हैं। तो कहा, पूछा गया क्यों भाई, वही क्यों? नहीं, 4-4 पीरियड वो साइंस के और मैथ्स के पढ़ा ले रहे, एक पीरियड उर्दू का पढ़ा लेना बोले, क्या जरूरत है फुल टाइम टीचर। किसी और स्कूल में ये हुआ कि एक टीचर वहां पे ऐसे थे कि बेचारे जो टीचिंग एटीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड जिनका अप टू द मार्क नहीं था, कोई अच्छे मॉडलिंग नहीं थे, अच्छे टीचर नहीं थे। तो सबने ये सोचे कि यार ये तो आ तो गए हैं अपने स्टाफ में, इनको क्या वर्कलोड क्या देना चाहिए। साइंस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, सोशल साइंस मत दो बोले, बच्चों का खराबा होगा, ऐसा लोग इसको उर्दू दे देते। तो ये हाल है, ये फैक्ट है। उर्दू जबान को, उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू सब्जेक्ट को, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो टीचर्स हो, वही अगर सीरियसली ले रहे हैं तो बच्चे क्यों सीरियस लेंगे? ये आप लोगों का काम है। जो 100, 102, 10 लोग यहाँ पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं, ये आप लोगों का काम है कि किस तरह से आप लोगों की जहन साजी करें। मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जरूर रखूंगा, अब उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये आप लोगों का भी काम है। जितने लोग डाइस पे बैठे हैं वो पूरी तरह से आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि यू जस्ट कम अप विद द प्रॉब्लम्स एंड वी आर रेडी टू गिव यू सॉल्यूशंस। एक और किस्सा मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि निकाह की एक महफिल थी, शादी में काजी साहब दूल्हे से इजाज़त कबूल जिसे कहते हैं, पूछते कि आपको ये लड़की पसंद है क्या, आपको कबूल है क्या? तो काजी साहब ने पूछा कि जनाब आपका इसमें गिरामी, तो थोड़ा सा दूल्हा खामोश बैठा, तो जवाब नहीं ना आने पर काजी साहब ने आपका नाम बोलिए, तो दूल्हे ने बोला उर्दू में पूछो ना। काजी साहब ने इसमें गिरामी बहुत प्योर उर्दू में पूछा था, असल में इसमें आपका नाम क्या है वही इसमें गिरामी कहते हैं। अगला सवाल बेचारे काजी साहब का ये था कि आपकी सुकूनत। फिर जवाब ना आने पर मुझे कहाँ रहते, उर्दू में पूछो ना काजी साहब बोले। तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज है कि आम लोग उसे उर्दू ही नहीं समझ रहे। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की जहां हम बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लैंग्वेज को प्रमोट करने के साथ साथ उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी को प्रमोट करें, उस लैंग्वेज के ग्रामर को प्रमोट करें। शकील बदायूनी का एक शेर मैं यहां कोट करना चाहूंगा कि मैंने बर्बादी को चश्मे मोहतबर से देखिए, ये उर्दू जबान का हाल है। मेरी बर्बादी को चश्मे मोहतबर से देखिए, मीर का दीवान गालिब की नजर से देखिए, मुस्कुराकर यूं ना अपनी रहगुजर से देखिए, मुस्कुराकर यूं ना अपनी रहगुजर से देखिए, जिस तरफ मेरी नजर चाहे उस नजर से देखिए। तो उर्दू लैंग्वेज, उर्दू जबान ये चाह रही है कि उसे अच्छे से बोला जाए, उसे अच्छे से प्रोनाउंस किया जाए, उसे उस तलफ़्फ़ुज़ को बच्चों के आप लोगों को काम करना है। देखिए यूनिसेफ का चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन की जहां हम बात करते हैं तो ये रीडिंग प्रोग्राम बोलिए या आओ पढ़े 20 मिनट बोलिए या आओ किताबों से दोस्ती करें या ये जो आज के खाली कल के खलंदार जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये यानी कि हमें इस एक तरह से टारगेट दिया गया है, एक तरह से हमें एक टास्क दिया गया है
और माशाल्लाह गुज़िश्ता 3 साल से आप वो टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। वो टास्क है बच्चों में हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। आपको ये ढूंढना है कि आज का जो रीडर आपने बनाया है वो कल का राइटर किस तरह से बन सकता है। आज के खारी को आप कल के खलमकार में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब खलमकार की अगर हम डेफिनेशन यहां देखें, राइटर की अगर हम यहां डेफिनेशन देखें, तो एक ऐसी पर्सनालिटी आपको बनानी है, एक ऐसी शख्सियत आपको बनानी है जो लिटरेचर से जुड़ी, जो अपने अदब से जुड़ी हो, जो सखाफत से जुड़ी हो, जो तहजीब से जुड़ी हो, जो रिवायत से जुड़ी हो। यानी कि आप अपने स्टूडेंट में सिर्फ एक राइटर डेवलप नहीं कर रहे, लेकिन आप उसमें ये तमाम चीजें डेवलप कर रहे हैं। आप और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा आज का तालिब इल्म वो कल का अदीब बने, कल का शायर बने, कल का नॉवेल निगार बने, कल का इंशाइया निगार बने, कल का नस्ल निगार बने, कल का नज़्में लिखे, शायरी लिखे, वो पूरी तरह से अदब से जुड़े। देखिए हुआ ये है कि तलबा अपने फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल ऐसी ही फील्ड में बनाना चाहता है जिस फील्ड की मिसाल उसके सामने हो। यानी कि अदब या लिटरेचर को ग्लैमराइज करके हमने कहीं पेश ही नहीं किया। आप अगर बच्चों से पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, तो आसान जवाब आपको ये मिलेगा, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना है। यानी कि जो चीजें उसे उसके सामने इस अंदाज में पेश की गई कि इन चीजों से तुम तरक्की करोगे, तुम बहुत पैसे कमाओगे, तुम समाज में महान बनाओगे, सोसाइटी तुम्हें उठकर रिस्पेक्ट से सलाम करेगी। किसी ने ये नहीं बताया कि अगर तुम शायर बनोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम अगर अदीब बनोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम अगर एक नॉवेल निगार बनोगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। तो किस तरह से हम कल का कलमकार बनाने के लिए उसे कुछ तो बताना पड़ेगा, उसे कुछ तो अट्रैक्शन देना पड़ेगा कि किस तरह से तुम अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हो। ठीक है, आज के इस कंपटीशन की दौर में नो डाउट आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए भी आपको किताबों से जुड़ना है। IIT IIM में एडमिशन लेने के लिए भी यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना ही है। आपका जो ताल्लुक किताबों से है वो ताल्लुक आपको कायम रखना है, कायम करना है। उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो 10th के बाद 12th के बाद चाहे वो साइंस फील्ड में जाए, चाहे वो कॉमर्स में जाए, चाहे वो लिटरेचर को अडॉप्ट करे। लेकिन अगर वो कल का राइटर बनता है, अगर वो आज का रीडर बनता है तो ही वो कल का राइटर बनेगा। और अगर वो कल का राइटर बनता है तो ही अपने आइडियाज पेपर पे प्रोड्यूस कर सकेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों की सोच को, बच्चों की क्रिएटिविटी को, अदब को उनमें इनकलकेट करें, उन तक वो चीजें पहुंचाएं। अब अदब की चीजें पहुंचाने में हम जो उर्दू के असातिज़ा है, हम जिन चीजों का सहारा लेते हैं, हम जिन चीजों की मदद से अपने बच्चों को अदब सिखाते हैं, शायरी सिखाते हैं, लिटरेचर सिखाते हैं, वो अभी भी हम 17th सेंचुरी की मिसालें देते हैं, 18th सेंचुरी की मिसालें देते हैं। मिर्जा गालिब ने ये कहा था, दाग ने ये कहा था, मोमिन ने ये कहा था, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने ये कहा था। मैंने भी आज की स्पीच की शुरुआत शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ही के शेर से की। तो इतने ज्यादा हम लोग इसमें घुल मिल गए हैं कि हम कहीं ना कहीं इस फील्ड को, इस प्रोफेशन को ग्लैमराइज करने में, इसको चकाचौंध बताने में हम कहीं ना कहीं नाकाम हो गए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पूरे महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं, हर जिले को यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले आप लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जो जिन मिसालों की मैंने यहां जिक्र की, वही पैटर्न यवतमाल में भी फॉलो होता है, वही पैटर्न सातारा में, सांगली में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, आप कहीं भी चले जाइए पूरे महाराष्ट्र में वही पैटर्न होता है कि मिर्जा गालिब की शायरी ऐसी है, अल्लामा इक़बाल की शायरी ऐसी है। क्या हमने कभी कोशिश ये की कि हमारे इलाकों में आजादी के बाद जिन लोगों ने शायरी में, लिटरेचर में नाम कमाया है, उन लोगों को हम अपने बच्चों से मुतारिफ करवाएं?
हम लोगों ने अपने स्कूल्स में मीट द ऑथर जैसे प्रोग्राम्स कितने बार कंडक्ट किए। हम लोगों ने कितने बार ये कोशिश की कि हमारे इलाके से जो अदीब, जो शायर, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया है, उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं। ये जरूरी है, ये हमको करना चाहिए। अख्तर शाहजहां का एक शेर मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी तहजीब का नौहा ना लिखना, अभी तहजीब का नौहा ना लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। नौहा यानी कि किसी की डेथ पर जो शायरी की जाती है उसे नौहा कहते हैं, और शायर इसमें यह कह रहा है कि अभी जो तहजीब है, जो उर्दू का कल्चर है, उसके बारे में नौहा लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये लोग बाकी है जो उर्दू बोलते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से समाज में उर्दू को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अब इस फील्ड को ग्लैमराइज करने में हम सबका क्या रोल है, हमने क्या करना चाहिए, हमने किस अंदाज में अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट्स को इस फील्ड की जानिब राग़िब करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, कि उनमें भी एक जुस्तजू पैदा हो कि अगर मैं कल का राइटर बन सकता हूं, अगर मैं नॉवेलिस्ट बन सकता हूं, तो मेरी भी इंटरनेशनल लेवल पे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है। मेरी भी इंटरनेशनल लेवल पे एक खुद मेरे इलाके की, मेरे शहर की, मेरे गांव की, मेरी देहात की भी वहां पे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है। कुछ नाम मैंने यहां कोशिश की है, चूंकि आप तमाम लोगों का मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो मैंने ये कोशिश की है कि कुछ नाम, चंद नाम मैं आप लोगों के जिलों से यहां ले सकूं। शायद हो सकता है मैं हर तमाम नाम यहां नहीं ला पाया, तो मैं माजरत चाहता हूं अगर आपके इलाके का कोई बड़ा नाम मुझसे शायद स्किप हो गया हो। जहां हम शायरी की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो जिन 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी के शायरों को, अदीबों को आप लोगों ने इन्वॉल्व करना चाहिए आपके सिलेबस में बोलिए, या आपके वर्किंग स्टाइल में बोलिए, आपके जैसा भी आपको हो सकता है। जैसे अभी फराज साहब की नज्म दूसरी जमात में सिलेबस का हिस्सा बनी, काबिल मुबारकबाद है माशाल्लाह। तो किस तरह से भले ही आपके इलाके के शायर की शायरी, उस अदीब की तफसीलात निसाब का हिस्सा ना हो, लेकिन वो आपके इलाके के बच्चों को उनकी कदर होनी चाहिए। अगर हम अहमदनगर की बात करें, अहिल्या नगर की, तो असलम मिर्जा, मिर्जा खिजर, मिर्जा मुस्तफा बेग और खमर सुरूर, ये ऐसे नाम हैं इस दौर के जिन्होंने शायरी में, लिटरेचर में, अदब में अपना नाम कमाया। अकोला से इकबाल खलीश अकोल जी, शकील अजीज, ये एक ऐसा नाम है शकील अजीज, शकील शायर है, मुसव्विर, शकील एजाज, वो मुसव्विर है, और ब्लिट्स जैसे पेपर में उनका आर्ट वर्क पब्लिश हुआ करता था। एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर अकोला के बच्चों को इस चीज का एहसास हो कि शकील एजाज, हमारे अकोला का नाम इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। मुंशी मोहम्मद हयात खान मजहर, मुराद खान मुस्तर, हुसैन खान झंझट, डॉक्टर महबूब राही, फसीउल्लाह नकीब, इकबाल खलीश, अनवर अंजुम, और मेरे छोटे भाई नईम फराज जो यहाँ बैठे हैं, जिनका तराना इस बच्ची ने बहुत अच्छे अंदाज में, किताबें हमारा असासा है बच्चों, किताबों से जग में उजाला है बच्चों। आज नईम फराज को पूरा महाराष्ट्र जानता है। नईम फराज का एक शेर है कि एक शोर जी हुजूरी का रहता था आसपास, इजाजत है, एक शोर जी हुजूरी का रहता था आसपास, जब तक मेरे लिबास में हीरे जड़े थे। कितना हकीकत पसंद शायर है, कितनी रियलिटी है शायर की शायरी में। अगर आपके इलाके के बच्चों को ये मालूम पड़े कि हमारे शहर के ये सर, इनकी ये शायरी है, तो जब जाके वो कहीं सोच सकते हैं कि हमने भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। अगर हम उसके बाद अमरावती की तरफ जाते हैं तो मुमताज अहमद मुमताज है, मोहम्मद ताबिर रहमान इनामदार है,
औरंगाबाद की अगर हम बात करते हैं छत्रपति संभाजी नगर की, तो सिराज औरंगाबादी एक ऐसा नाम है जिसने गजल को इंट्रोड्यूस किया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर वो गजल बोली जाती है तो गजल का जो जनक है वो इस धरती का है। खबर है तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। वही लखनी है, सिकंदर अली वश है, खबर इकबाल है। खबर इकबाल जो कि औरंगाबाद ही से थे, उनका एक शेर है कि वो तमाम मौलम के ऊपर बहुत अच्छे से फिट होता है। खबर इकबाल कहते हैं कि खुद की खातिर न जमाने के लिए जिंदा हूं, खुद की खातिर न जमाने के लिए जिंदा हूं, खर्च मिट्टी का चुकाने के लिए जिंदा हूं। तो आप सब लोग वही काम कर रहे हैं, तो आप अपनी मिसाल दीजिए, आप अपने इलाके के, आपके मट्टी से जुड़े हुए शायरों की, अदीबों की मिसाल दीजिए अपने बच्चों के सामने। खबर इकबाल के बाद बड़ा नाम यहाँ पे है काजी सलीम का। बशर नवाज का एक बहुत बड़ा नाम है। बशर नवाज कहते हैं कि चाहते तो किसी पत्थर की तरह जी लेते, चाहते तो किसी पत्थर की तरह जी लेते, हमने खुद ही मोम की नमाहिम पिघलना चाहा। डॉक्टर इस्मत जावेद शेख है, अख्तर नासिर साहब है जो कि इकबालियात पर अथॉरिटी रखते थे। एक हुसैनी आर्टिस्ट, यहाँ इतने बड़े आर्टिस्ट होके गुजरे हैं कि जिनसे मुलाकात करने के लिए खुद वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी औरंगाबाद आई थी, उनसे खास मिलने के लिए और उनसे अपनी पेंटिंग करवाने के लिए। लेकिन यही चीजें आज हमारे बच्चों को के इल्म में नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक तारीख का हिस्सा बन गई है, लेकिन उसे रिवाइज करके ये चीजें बच्चों के सामने रखना, ये आप तमाम का काम है। आरिफ खुर्शीद है, डॉक्टर जावेद नासिर है, राना हैदरी है, यूसुफ उस्मानी है, नूरुल हसनैन। नूरुल हसनैन एक ऐसे नॉवेलिस्ट है जिनकी नॉवेल ढाका बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में निसाब का हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। वो औरंगाबाद के हैं। खान शमीम खान है, फारूक शमीम है, इर्तिकाल अफजल है, इंतखाब हमीद है, अबू बकर रहबर है, मोइज हाशमी, सईद खान ज़ैदी, अजीम राही, समीउद्दीन अख्तर, अजहर शकील, कीर्ति मालिनी जावड़े जो कि आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की। इनकी 5 किताबें उर्दू में आ चुकी है। तो एक बहुत बड़ा काम है। भीड़ की अगर हम बात करें तो एहसन यूसुफजई, माइम यूसुफजई, शाह हुसैन नहरी, हमीद सोहरवर्दी, एडवोकेट ख्वाजा मंसूरुद्दीन, अख्तर सज्जाद, नदीम मिर्जा, मुश्तबा नजम, मोनिका सिंह, वो IAS ऑफिसर है, भीड़ से ताल्लुक रखती है और बहुत अच्छा उर्दू में शायरी करती है। भंडारा से खलील अंजुम, बुढ़ाना से मुस्तकिम अरशद, अजीम नवाज राही, चंद्रपुर से डॉक्टर बानो सरताज जो कि प्रिंसिपल है BEd कॉलेज की, धुलिये से शकील इब्न शरीफ, गढ़चिरौली और गोंदिया से मैं माजरत चाहता हूं, मैं किसी का नाम मुझे वहां से नहीं मिल पाया। हिंगोली से निजाम वहीद हिंगोलवी, जलगांव से हामिद भुसावली, अकबर रहमानी, एहतशाम देशमुख, खदीजा निसार, मोइनुद्दीन उस्मानी, जालना से उरूज अहमद उरूज, कासम खालिद जालनवी, शमीम जौहर, शम्स जालनवी, लियाकत यासिर, रज़ाक रहबर, बशीर अहमद राही, मुबशिर अजीम, रजा जालनवी, लातूर से डॉक्टर खलील सिद्दीकी, डॉक्टर शोएब हाशमी जो आज महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी में पर एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज है। बम्बई की अगर हम बात करें तो अली सरदार जाफरी, फैसल जाफरी, फुजैल जाफरी, हसन कमाल, हमीद अकबाल सिद्दीकी, हारून रशीद, सालम मिर्जा, इरफान जाफरी, निदा फाजली, कासिम इमाम, खबर सिद्दीकी, सरफराज आरजू, नदीम सिद्दीकी, गुलजार खयाम, कैफी आजमी, जावेद अख्तर, मजनू सुल्तानपुरी, शमीम तारिक से लेकर कलीम शिफाई और मोहसिन साहिल तक, जो कि आपके करिकुलम का SCERT और बाल भारती की कमेटी मेंबर है। नागपुर में मंशौर रहमान मंशा, शरफुद्दीन साहिल, जफर कलीम, शाहिद कबीर, मिदत अख्तर, निसार अख्तर अंसरी, अजहर बख्श अजहर, डॉक्टर अब्दुल कलाम, फिदाउल मुस्तफा, राजेश रेड्डी और डॉक्टर प्रोफेसर मंशौर रहमान। नांदेड़ की अगर हम बात करें तो महमूद इशाकी, नजीर अकबर, अजमत दिलावा, सोहेल सिद्दीकी, महमूद सहर, फहीम सिद्दीकी, अली मंसार। नासिक से रईस कुमार, इरशाद वसीम, शबीर आसिफ मालेगांव, सैयद आसिफ जवाज जो कि बहुत न्यारी मैगजीन निकालते हैं, अरशद मीना नगरी, मुखिब, असर बयावली, फरहान दिल, मुश्ताक अहमद, मुख्तार यूसुफी, खय्यूम सादिक उस्मानाबाद से, तबस्सुम फातिमा उस्मानाबाद से और इफ्तिखार अहमद शफीकी उस्मानाबाद से। परभनी की अगर हम बात करें, यहाँ परभनी के भी लोग मौजूद हैं। इब्राहिम अख्तर, इमदादुल्लाह बेग सहाफी है बहुत मशहूर, सुहेल अहमद रसवी सहाफी है, सुल्तान सलीम एक मज़ाहिया शायर है, प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन, जफराज हाशमी,
इरफान बरफरी, खिजर अहमद खान और जावेद अहमद खान। पुणे की अगर हम बात करें तो रफीक जफर, में एक एक दो नाम ही दूंगा। रायगढ़ से बदियुज्जमा रत्नागिरी से इस्माइल यूसुफ, सांगली से मुल्ला बदियुज्जमा, शोलापुर से खदीर शोलापुरी, तजम्मुल हुसैन तमन्ना, सिराज शोलापुरी, वर्धा से खलील फरहत करंजवी, वाशिम से दानिश करंजवी, यवतमाल से डॉक्टर हसनैन आखिब और जमील आफ्ताब, गुलाम मुस्तफा बेग साबरी, मोहसिन आफ्ताब तक। तो ये मैंने पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट्स के जो अदीब है, जो शायर है, जो नॉवेलिस्ट है, जो अफसाना निगार है, दौरे हाजा के जो आज है, या जो पिछले गुज़िश्ता 20-25 सालों में, 50 सालों में जिन्होंने खिदमत दी है, तो इन लोगों से जब तक आप अपने तलबा को मुतारिफ नहीं करवाएंगे, जब तक आप इस फील्ड को ग्लैमराइज करके अपने स्टूडेंट्स के सामने पेश नहीं करेंगे, तब तक उनका इंटरेस्ट ना तो किताबों में बढ़ने वाला है, ना तो वो कल के राइटर बन सकते हैं। ये आपको चाहिए कि आप किस तरह से उनमें लिखने पढ़ने की सलाहियत। देखिए, आज का बच्चा पीडीएफ की किताबों की वजह से वो किताबों की खुशबू से महरूम है। वो ये भूल गया है कि इस किताब की महक क्या होती है, इसकी स्मेल किस तरह से होती है, दीमक लगी हुई किताबें किस तरह से होती हैं। लाइब्रेरी में जाना वो भूल गया है, किताबों को रेफर करना वो भूल गया है, किताबों से ली हुई नॉलेज को रिप्रोड्यूस करना वो भूल गया है। तो ये अब हम तमाम का बहुत अहम रोल है कि किस तरह से आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए आप रीडिंग कॉम्पिटिशन्स रखिए, आप राइटिंग कॉम्पिटिशन्स रखिए, आप स्टोरी टेलिंग की कॉम्पिटिशन्स रखिए, किसी ना किसी बहाने से बच्चों को लाइब्रेरी तक जाने के लिए फोर्स करिए कि वो किसी ना किसी अंदाज में कोई किताब पढ़कर आपको उसके बारे में आके रिपोर्ट दे। आपको मोहल्ला लाइब्रेरी को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको सोशल एंगेजमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अदब-ए-अतफाल जिसे हम कहते हैं, बच्चों का लिटरेचर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बच्चों को आप बहुत प्योर लिटरेचर अगर पढ़ाएंगे तो वो उनको बाउंस जाने वाला है। आप उनके एज ग्रुप के हिसाब से उन्हें ऐसा लिटरेचर सजेस्ट करिए कि जिससे उनका लिटरेचर में दिलचस्पी पैदा हो, उनका ये दिल बोले कि मैं किताब पढ़ूं। जैसे हमारे कायदे से जो कारोबारी है डर, वो मतलब फिलहाल सर इतने अवार्ड्स लेने में मसरूफ है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज आप लातूर नहीं गए, आज भी आपको लातूर में आपकी नॉवेल को अवार्ड मिलने वाला था। आई एम थैंकफुल टू यू कि आप आज यहाँ मौजूद है। लेकिन ये अब आप लोगों को, जितने लोग यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, ये आप लोगों के लिए एक मिसाल है कि हम किस तरह से इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर हम चल सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे अदब-ए-अतफाल के नाम भी लाए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वक्त मुझे इजाजत देगा। 2-4 नाम मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सफी तबस्सुम, इस्माइल मीरठी, शरफुद्दीन नैयर, एक बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैगजीन्स का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। बच्चों के रिसाले जैसे कि बच्चों की दुनिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से पब्लिश की जाती है, गुलबुटे है, उमंग है, हिलाल है, नूर है। तो इस तरह के लिटरेचर को आप अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाइए। इस तरह के लिटरेचर को पढ़ने का आपके बच्चे को एडिक्शन दिलवाइए, उसे आदी बनाइए कि वो रोज एक सफा तो भी पढ़े। जैसा जैसा उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिकली स्विच होगा दूसरा पेज पढ़ने के लिए। वो ऑटोमेटिकली उसमें जुस्तजू पैदा होगी कि ये इतनी स्टोरी में कंप्लीट कर लेता हूं, इसके बाद क्या होगा। हमारे बचपन में एक बहुत सीरियस इश्यूज की जो इब्ने सफी की नॉवेल्स थी, तो रात भर मतलब कि इतनी सस्पेंस हुआ करता था कि नींद आने के बावजूद मुंह धो के आना पड़ता था कि ये इसका क्लाइमेक्स क्या है पढ़ने के लिए। तो ऐसा इंटरेस्ट आप अपने बच्चों में पैदा कीजिए, उन्हें डिटेक्टिव उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। किसी को नस्र पसंद है तो उसे नस्र पढ़ने दीजिए, किसी को शायरी पसंद है तो उसे शायरी पढ़ने दीजिए, किसी को डिटेक्टिव के नॉवेल्स पसंद है तो उसे वो पढ़ने दीजिए। कहीं ना कहीं आपको वो जिस सोशल मीडिया के दलदल में फंस चुका है, आपको उस दलदल से उसे बाहर निकालना है। मैक्सिमम टाइम वो अपना स्क्रीन टाइम में डाल रहा है, बहुत मुश्किल से वो जितने घंटे आपके सामने है वो मोबाइल से दूर है। जैसे ही वो घर पे जाना, वो खाना भी मोबाइल की स्क्रीन के सामने जेठालाल लेके खा रहा है। इट्स अ फैक्ट। उसको सारे गाने याद है। आज के बच्चों को पुराने पूरे 80s के भी गाने याद है, 70s के भी याद है, और आज जो ट्रेंडिंग है वो भी उसको सारे याद है। एक हमारी जनरेशन ऐसी है जो
हम कहीं ना कहीं रुक गए हैं। हमको आज के फिल्मों के गाने हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन ये जो जिस जनरेशन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये बहुत एडवांस जनरेशन है। इसको वो तमाम चीजें मालूम है जो आपको मालूम थी, और वो तमाम चीजें मालूम है जिस चीज से आपको इल्म ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक चीज है, ये भी आप समझ लीजिए। वो जितना मासूम कमरे जमात में दिखता है वो उतना मासूम बिल्कुल नहीं है। ये तो बेचारे उसकी मां को मालूम है कि वो कितना पानी में है, तो उसकी भोली सूरत पे खतई मत जाइए, और बिल्कुल सख्ती के साथ आप उसे किस तरह से रीडर बना सकते हैं और किस तरह से आप उसे राइटर बना सकते हैं, इस पर आपको मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने जो स्क्रीन टाइम के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में जो बातें की, तो हमें ये देखना चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन मुल्कों को हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, उन तमाम कंट्रीज ने मोबाइल पे बैन ला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में बैन है, इंडोनेशिया में बैन है, चाइना में बैन है, फ्रांस में बैन है, डेनमार्क, तुर्की, साउथ कोरिया, पोलैंड, नीदरलैंड, इटाली, स्पेन, इन तमाम कंट्रीज में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तमाम सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें देखने पे सख्त पाबंदी है। जिन मुल्कों का मैंने यहां जिक्र किया, उन मुल्कों ने उनकी पार्लियामेंट में बिल पास किया है, सब कानून बनाया है, और अगर बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो बच्चे को नहीं, उसके वालिदैन को सजा दी जाती है। तो ये तमाम चीजें आपको देखना जरूरी है। वक्त यहां पे इजाजत नहीं दे रहा है वैसे तो, क्योंकि तमाम ऐसे लोग यहां मौजूद हैं जो एक बहुत अहम रोल वहां अदा कर रहे हैं अपने अपने जिलों में। तो मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं, आप तमाम को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं, और फिर एक बार मैं यहाँ मुंतजिमीन का, ऑर्गेनाइजर्स का, डायरेक्टर का, मैडम का, दरारे मैडम का, आप तमाम सरकामले सर का यहाँ तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मोहम्मद अली साहिल के इस शेर से मैं अपनी बात यहाँ खत्म करना चाहूंगा कि हम हैं तहजीब के अलमबरदार, हम हैं तहजीब के अलमबरदार, हमको उर्दू ज़बान आती है। थैंक यू वेरी मच।